अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर अच्छी संख्या में M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप लगाई गई, जो तवांग में भी तैनात है बॉस, और जिसे चिनूक के जरिए कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा इजराइल से आधुनिक नेगेव लाइट मशीन गन्स लाई गई हैं, अमेरिका से लेटेस्ट 6 और राइफल लाई गई हैं, स्वीडन से न्यू जनरेशन कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर लाए गए हैं जो पोर्टेबल होते हैं और 2 सैनिक चला सकते हैं। अमेरिका से ऑल टेरेन व्हीकल्स लाए गए हैं जिससे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। यह सब अरुणाचल में है। इसके अलावा हर यूनिट को हाईटेक सर्विलांस गियर दिए गए, मटेरियल लिफ्टिंग क्रेन दिए गए। यह तो अरुणाचल में तैयारी है बॉस। और यहां लोग पूछ रहे हैं अरुणाचल में क्या हो रहा है, चीन क्या कर रहा है। अरे अपना हमारी तैयारी भी तो देखिए, वो तो करेगा ही, उसकी तो आदत है। हमारे मोहल्ले में, हमारे घर के अहाते में या कहिए गार्डन में सांप कैसे दिख गया। अरे सांप का तो काम है, वो तो डसने आएगा ही, वो तो दिखेगा ही। आपने लाठी रखी है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए लाठी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं, पूरे एलएसी पर मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। 2022-23 में मोदी सरकार ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ का बजट 2500 करोड़ रुपए से रिकॉर्ड 40% बढ़ा दिया और 3500 करोड़ रुपए कर दिया। क्यों? जैसे आप क्या करते हैं, आपको पता है जब हम बढ़िया कमा रहे हैं तो किसके घर में चोरी हो सकती है? मेरे घर में ना होगी अगर मैं ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, मैं तरक्की कर रहा हूं तो इंडिया को पता है कि सबसे बढ़िया से हम ही बढ़ रहे हैं। ये लोग आएंगे, इनका कोई काम नहीं है, दीमक की तरह है। या तो पहले अंदर लोगों को सेट करके हमको खाने की कोशिश करेंगे या बाहर से हमला करेंगे। तो फिर तैयारी करो। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बोला बनाओ सड़क और तेज बनाओ। पिछले 5 साल में एलएसी पर बीआरओ ने 2089 किलोमीटर की सड़कें बना दी। 2021 में एलएसी से जुड़े राज्यों में 102 सड़कें और ब्रिज बनाकर कंप्लीट करके दे दिया, डिलीवर्ड। इसमें लद्दाख में उमलिंग ला 19,000 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड शामिल है। 19,000 फीट की ऊंचाई पर सड़क बन के तैयार, खत्म, जाइए चलिए उस पर। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व पीएम मोदी समझते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आते ही जो पहला काम किया था, उन्होंने सबसे पहले नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HIDCL बनाया। NHIDCL को नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में हाईवे पर फोकस करने के लिए बोल दिया। उसी वक्त इधर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे उसी वक्त बोला बॉर्डर सेफ करो भाई। NHIDCL से पहले बॉर्डर पर हाईवे निर्माण के लिए मुख्य तौर पर NHAI और BRO ही काम करते थे। NHIDCL के अलग एजेंसी के तौर पर नॉर्थ ईस्ट में फोकस करने की वजह से नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हुआ। पहले ऐसा होता था कि बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इसलिए भी स्लो रहता था क्योंकि चीन के अग्रेसिव होने से लोग डरे रहते कि कहीं अग्रेसिव ना हो जाए। यह भी डर था कि कहीं चीन नाराज ना हो जाए। हमारे यहां ऐसे नेता भी थे कि चीन नाराज हो जाएगा। ये तो मैंने आपको नेहरू जी के समय से बताया कि चीन हमारा भाई है, नाराज ना हो जाए। उसी नाराजगी में को लिए ढो रहे, हम लोग आज भी ढो रहे थे 2014 के पहले। इसलिए धीरे धीरे काम करते थे कि बनाते देख लेगा तो उधर वो भी बनाएगा, हम कैसे रोकेंगे। धीरे धीरे काम होता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नीति को बदल दिया। क्या बनाओ, ये क्या, ये सुधरने वाला आदमी है चीन का आदमी, ये तो करेगा ही, तुम अपने आप को सेफ करो, बोले बनाओ। और यही वजह है कि 2 साल से एलएसी पर चीन के साथ टकराव चल रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है यार इधर हम सड़क बनाते थे, ये चुपचाप बैठे रहते थे, खाली बोलते रहते थे ये देखिए ऐसा मत कीजिए। अब ये खुद बना रहे हैं और हम हड़का रहे हैं तो सुन नहीं रहे हैं। ये तो हमारी बराबरी में मामला चल रहा है, इसलिए चीन परेशान। यह हालत हो गई। इस वक्त जो हालात हैं उनके लिहाज से आपको यह जानकारियां मिलनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको बताया। क्योंकि बतौर नागरिक हमें पता होना चाहिए कि हम कितने सेफ हैं और हमारा पूरा विश्वास हमारे सैनिकों में बना रहना चाहिए। तवांग के मामले में जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो अब आंखें खोलकर देख लें और ध्यान से सुनें, क्योंकि अब मैं तवांग का वो चैप्टर खोल रहा हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि तवांग छोड़िए, आधे अरुणाचल प्रदेश पर चीन का कब्जा कैसे हो गया था। इसमें आपको बताऊंगा कि अरुणाचल प्रदेश तो छोड़िए, अब जब चीन असम तक पहुंच गया था तो क्या हुआ था और कमजोर सरकार क्या होती है वो आज आपको समझ में आएगा। क्योंकि तवांग में भारतीय सैनिकों ने बहुत बहादुरी और साहस से चीन के मंसूबों को नाकाम किया। फिर भी यहां पर पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन जो लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए
कि एक जमाना वो भी था जब तवांग को करीब करीब भारत ने गवा दिया था। चला गया था बॉस, चीन के पास चला गया था तवांग। आधा अरुणाचल चीन के कब्जे में चला गया था और यह जमाना था आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी का। वो प्राइम मिनिस्टर थे। और बात सिर्फ तवांग की नहीं है, आपको शायद पता नहीं होगा, 1962 के युद्ध में सिर्फ तवांग ही नहीं बल्कि तवांग से भी 175 किलोमीटर अंदर चीन की सेना आ गई थी। तवांग तो चला ही गया था, 175 किलोमीटर अंदर चीन की सेना खड़ी थी। तवांग के अंदर तक कैसे चीन की सेना तब आ गई थी, इसके बारे में मेजर जनरल पीजेएस संधू ने अपनी किताब अ व्यू फ्रॉम अदर साइड ऑफ द हिल में लिखा है कि 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध शुरू होने के फौरन बाद चाइनीज सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर हमला बोल दिया था। चाइनीज सैनिक रात में ही नामका छू के ऊंचाई वाले इलाकों पर बैठ गए और टेलीफोन लाइन काट दी। सुबह 5:45 पर नामका छू में चाइनीज सेना ने ऊपर से भारतीय सेना की पोजीशन पर हमला किया। सुबह 8 बजे तक नामका छू में भारतीय कमांड और नेटवर्क चीन के कब्जे में आ चुका था। 5 बजे किए, 8 बजे मामला खत्म हो गया था इंडिया का। 20 अक्टूबर 1962 को सीपीसी सेंट्रल कमांड से मैकमोहन रेखा पार करने का आदेश मिल गया। 21 अक्टूबर को चाइनीज सेना ने अरुणाचल प्रदेश में 2 और महत्वपूर्ण पोजीशन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 23 अक्टूबर 1962 की सुबह चीन की सेना तवांग की तरफ बढ़ी और रात तक तवांग को चारों तरफ से घेर लिया। तवांग में भारतीय सेना की तरफ से संगठित प्रतिरोध नहीं किया गया और 24 अक्टूबर तक तवांग पर चीन का कब्जा हो गया। तो जो लोग आज चिल्ला रहे हैं भारत के इतने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद, उनके जमाने में तवांग चला गया था। उस समय अरुणाचल प्रदेश में लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल 4th कोर के कमांडर थे जिनकी जिम्मेदारी चीन को बाहर खदेड़ने की थी। यह बीएम कॉल कौन है आपको पता है? ये बीएम कॉल वही व्यक्ति थे जिनकी नियुक्ति को लेकर मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि नेहरू के दौर में एक वक्त पर आर्मी चीफ और तत्कालीन रक्षा मंत्री का टकराव हो गया था भयंकर, कि इतना कि आर्मी चीफ जनरल थिमैया ने इस्तीफा तक दे दिया था। लेकिन बीएम कॉल को तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन की बहुत पसंद करते थे और कॉल खुद को नेहरू का दूर का रिश्तेदार बताते थे। लेकिन इन्होंने 1962 के चीन युद्ध में क्या किया वो भी सुनिए। अक्टूबर 1962 में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमराव सिंह को हटाकर उनकी जगह पर कोर कमांडर के तौर पर दिल्ली से बीएम कॉल को भेजा गया। बीएम कॉल ने दिल्ली से आकर उस वक्त के एनईएफए नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश में कमान संभाली। बीएम कॉल सेना को भरोसा दे रहे थे कि दिल्ली से सेना को सप्लाई आ जाएगी, इसलिए सेना को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सेना की टुकड़ियों के पास कई जगहों पर सिर्फ हल्के हथियार थे, 3-4 दिन का मात्र राशन था, ना रॉकेट लॉन्चर था, ना मोटार थे, सिर्फ बीएम कॉल के वादे थे। वादे से युद्ध चलता है। इसी बीच बीएम कॉल जिन्होंने 3 अक्टूबर 1962 को दिल्ली से आकर कमान संभाली, 18 अक्टूबर को भाई साहब बीमार भी पड़ गए। 18 अक्टूबर 1962 को बीएम कॉल को अचानक सीने में दर्द हुआ और उन्हें तुरंत दिल्ली लाया गया। महत्वपूर्ण समय पर 5 दिन तक उनकी कोर नेतृत्व विहीन रही और इसी बीच चीन के सैनिक तवांग तक आ गए। 1962 के युद्ध में चीन से हार के बाद बीएम कॉल ने रिटायरमेंट ले लिया और तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन को नेहरू ने बर्खास्त कर दिया।